हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जिससे आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट और अधिक बढ़ जाएगा यदि आप पहले से ही इंटरेस्टेड हैं तो। यदि आप पहले से इंटरेस्टेड नहीं भी हैं और आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जानते हैं कि आप में और मुझ में इतनी ताकत है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लगा सकते हैं कि वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे पूरे अर्थ के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है उससे भी ज्यादा है। यानी कि पूरे अर्थ, पूरी पृथ्वी मिलके जितना फोर्स लगाती है किसी एक ऑब्जेक्ट पे, हम चुटकियों में उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा, उस फोर्स से ज्यादा फोर्स हम लगा सकते हैं उस सेम ऑब्जेक्ट पे। ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनेबल करता है। हम देखेंगे आज ये चीजें कितनी है कैसे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को, आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आज हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं कि हमने पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है वो सीखा था। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है। और इस पे अच्छे से समझने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इसे फिजिक्स की और ब्रांचेस में भी इसके काउंटर पार्ट्स हैं। और फिर हम इस जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी समझ जाएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम वहां भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टडीइंग फिजिक्स, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। आप ये मान के चलिए कि अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो फिजिक्स आपको टफ लगती रहेगी। और यदि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आपने आदत में डाल लिया इसे, तो धीरे 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 फिजिक्स जो है आपको अच्छी लगने लगेगी और कुछ हद तक इजी भी लगने लगेगी। एनीवे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जैसे हमने देखा कि हम इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो इन दोनों टाइप ऑफ फोर्सेस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, मतलब कुछ समानताएं हैं, और कुछ डिससिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंस भी है। तो पहले हम लोग सिमिलैरिटीज को देखते हैं। तो यहाँ पहले लिखा हुआ है बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। मतलब क्या, दोनों केसेस, दोनों जो फोर्सेज हैं, they are inversely proportional to the distance between the square of the distance between the objects in consideration। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। अगर दो चार्ज है Q1 Q2, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं इसका मैग्नीट्यूड अभी लिख रहा हूँ। ठीक है। तो यही जो R है, ये डिस्टेंस है Q1 और Q2 जो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच का। इसी प्रकार से अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि दो मास है M1 और M2, जो जिनके बीच में डिस्टेंस R है, तो वहां जो फोर्स होता था वो G होता था, ये टाइम्स M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए, ये दोनों के दोनों फोर्स जो है ये भी इनवर्स स्क्वायर फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेज। यानी कि हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में भी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइंडिंग थी कि जो जैसे दो दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, फॉर एग्जांपल फोर्स ऑन चार्ज Q2 जो होगा, दैट विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2, है ना। तो एक लाइन आप मान लीजिए, जो लाइन दोनों पॉइंट चार्जेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इसी लाइन के अलोंग होगा। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी यही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हम कंसिडर कर रहे हैं जिनका मास M1 और M2 है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एक पे जो होगा वो दैट विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ द मासेस। ठीक है। तो दोनों सेंट्रल फोर्स हैं। इसी प्रकार से एक और सिमिलैरिटी है कि दोनों जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक
सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो अभी आप आगे पढ़ेंगे, बट एनीवे ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने पढ़ा होगा जो वर्क डन होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वर्क डन जो होता है दैट इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। जैसे कि ए से बी पे कोई मूव किया तो टोटल वर्क डन जो होगा वो सेम होगा इस पाथ पे। अगर इस पाथ से गया या इस पाथ से गया या इस पाथ से गया, ये पाथ इंडिपेंडेंट है यानी कि कंजर्वेटिव है। आप आगे ये आपने पढ़ चुका होगा, आप पढ़ चुके होंगे ग्रेविटेशन जब आपने पढ़ाई की होगी क्लास 11th में तो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप आगे देखेंगे कि इट होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आल्सो। जब एक पॉइंट चार्ज कोई भी क्यू है उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर हम मूव कराएंगे तो उसमें कितना वर्क डन हुआ वो इंडिपेंडेंट होता है कि किस पाथ के अलोंग वो चार्ज जो है मूव किया है, एज लॉन्ग एज द इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी रिमेन सेम। ठीक है, तो ये कुछ जो है इसमें सिमिलैरिटीज है, कॉमन चीजें हैं दोनों के बीच में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब कुछ डिफरेंसेस भी है वो देख लेते हैं। आपने अभी देखा पीछे की क्लासेस में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जब दो पॉइंट चार्जेज हैं जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर दोनों पॉइंट चार्जेज पॉजिटिव हो या फिर दोनों पॉइंट चार्जेज नेगेटिव हो तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा नेचर में। लेकिन अगर एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, ये हमने देखा है पीछे। लेकिन ग्रेविटेशन में क्या ऐसा होता है? नहीं, ग्रेविटेशन हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। अगर दो मासेज हैं m1 और m2 तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हमेशा एक दूसरे की डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, है ना। ग्रेविटेशन के केस में हमने अभी तक नहीं पाया है कि रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्टिव ही होता है। तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। दूसरा डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अब देखिए, आपने देखा था पीछे की क्लास में कि वैक्यूम जब होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? अगर अगर दोनों पॉइंट चार्ज है जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर दोनों वैक्यूम में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर वैक्यूम नहीं है तो हम क्या लिखते थे वहां पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है दूसरे मीडियम का, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोलते थे। तो उस पे डिपेंड करता है। एक्चुअली यहाँ एप्सिलॉन आर नहीं होगा, यहाँ सीधा एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो मीडियम पे डिपेंडेंट है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे मासेज किसी भी मीडियम में हो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। मीडियम की किसी की प्रॉपर्टी पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा था कि हम में और आप में इतनी ताकत है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लगा सकते हैं जो उसी सेम ऑब्जेक्ट पे अर्थ के द्वारा, पूरा का पूरा अर्थ के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक प्रॉपर्टी है। आइए चलिए देखते हैं पहले कि कुछ न्यूमेरिकल्स के सहारे देखते हैं कि कितना होता है ये। इसको हम लोग क्वांटिफाई ही कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो दो मासेज हैं या दो चार्ज हैं जिनका कुछ मास भी है, मतलब Q1 और Q2 कुछ पॉइंट चार्ज हैं, उनके ही मास भी M1 और M2। तो इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और कितना इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर हम ये दोनों पता लगा ले तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और दोनों के लिए हमारे पास इक्वेशंस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं और क्वांटिफाई करते हैं इस डिफरेंस। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को आप पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इनका डायमेंशन काफी छोटा होता है। विद द
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो दो पॉइंट चार्जेस हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उनके बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और हमें ये भी पता है कि इन दोनों का कुछ मास होता है, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। तो कितना मास होता है, मतलब इन दोनों के पास कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा, एग्जर्ट हो रहा होगा एक दूसरे के ऊपर। तो वो कितना है, अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए हमारे जो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कुछ क्वांटिटीज आएंगी, जो उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ क्यू ई है और क्यू पी है। क्यू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है। क्यू पी भी वही है, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, बट यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड लिया, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में। हालांकि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं तो हमें चार्ज का जो पोलैरिटी है, पॉजिटिव है नेगेटिव या नेगेटिव है, उसको भी कंसीडर करना चाहिए। लेकिन इस केस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए बस मैंने मैग्नीट्यूड लिया है यहाँ पे। तो आपको पता होगा कि क्यू ई या क्यू पी जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी आपने पढ़ा होगा पीछे क्लास 11th में कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और 1/4πε0 जो है, जो कि हम लोग यूज करेंगे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में, वो हमने पिछली क्लासेस में देखा है कि दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो चलिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट अगर हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आप यूज कर सकते हैं। हम यहाँ बस ऑर्डर्स देख लेंगे, उससे भी हमें मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा। मैं एक अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हमारा इरादा यहाँ पे कंपैरिजन का है, ठीक है। एग्जैक्टली कितना है वो मैटर तो करता है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं वो, बट यहाँ पे मैं जो है वो कुछ अप्रोक्सीमेशन लूंगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के बीच में, वो कितना होगा 1/4πε0 क्यू इलेक्ट्रॉन टाइम्स क्यू प्रोटॉन टाइम्स आर स्क्वायर, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा एफ जी। मैं बस यहाँ ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ वेक्टर साइन नहीं लिया है, मैं बस मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड को ही कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये होता है जी टाइम्स एम ई एम पी बाई आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वही है, उनके बीच में डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन दोनों के बीच में दो टाइप के फोर्सेस लगेंगे। एक उनके चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और एक उनके मासेस के कारण जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इसलिए मैंने ऐसे इक्वेशन लिखा है। अब चलिए इसको कंपेयर करते हैं। तो हम लिखते हैं एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी, एक को दूसरे से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 1/4πε0 क्यू ई क्यू पी बाई आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जी टाइम्स एम ई एम पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने एज इट इज लिख दिया इसको। तो देखिए यहाँ आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया आपका, और मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ, क्यू 1/4πε0 सबकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁻9। अभी यूनिट रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग ये सारी की सारी चीजें जो है एसआई यूनिट में हम सारी वैल्यू लेने वाले हैं। इसके कारण जो न्यूमरेटर में जो यूनिट आएगा फाइनल, वो न्यूटन आएगा, डिनोमिनेटर में भी न्यूटन आएगा। तो ये चूंकि रेशियो है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टोटल रेशियो जो है वो बस एक मैग्नीट्यूड होगा, एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻9 क्यू ई क्यू पी। तो क्यू ई और क्यू पी दोनों है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मैं लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना था, जी कितना था, देखिए 6.67 होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना था,
1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, यही था, देख लीजिए ऊपर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg इंटू 10 टू द पावर, सॉरी पूरा लिखना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ये वैल्यू हो जाएगी। मैंने सारी वैल्यूज लिख ली। अब मैं जब जब ऊपर कह रहा था अप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब मैं यहाँ ये 9, 1.6, 1.6, 6.67, 9.1 और 1.67 को अभी इग्नोर कर रहा हूँ। आप कैलकुलेटर पे एब्सोल्यूट भी निकाल सकते हैं। हमारा काम यहाँ इन जो 10 के पावर वाले टर्म्स है उससे भी हो जाएगा, हम कंपेरिजन कर लेंगे यहाँ पर। अगर आप करना ही चाहते हैं तो चलिए मैं एक अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ कि 9 को मैंने 10 से अप्रोक्सीमेट कर लिया है ना, आप कर सकते हैं। इधर इसको कर लिया, चलिए 1.5 से और 1.5 से, तो 10 इंटू 15 इंटू 15 कितना होता है 225, 2.25, ये मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, मैं यहाँ अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। ये एस्टिमेशन का एक नॉर्मल प्रोसेस है जो फिजिक्स में चलता है, अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है तो, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आप हमेशा ऐसा मत कीजिएगा, जहां आप क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वहां प्रॉपर कैलकुलेशन ही कीजिएगा। यहाँ मैं बस अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर में मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ 7, इसको फिर 10 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो 7 इंटू 10 70 इंटू 2 140, ठीक है। 7 इंटू 10 इंटू 2 तो 140 ये हो गया। अब ऑर्डर देख लेते हैं जो हमारा मेन काम है, तो देखिए ये होगा न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 9 और ये माइनस 38 है, तो 10 टू द पावर माइनस 29 ऊपर आ गया और नीचे कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, ये हो जाएगा आपको माइनस 69, राइट, ये हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये आपको नीचे में भी एक ऑर्डर 10 का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप पूरा अगर करेंगे कैलकुलेट तो ऑर्डर 1/10 का कुछ आएगा, और इधर जो है ये हो गया है 10 टू द पावर 10 टू द पावर 40, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपको ऑर्डर आ रहा है वो 10 टू द पावर 39 का आ रहा है। ये कौन सा रेशियो था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है रफली। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाएंगे तो शायद 10 टू द पावर 38 टाइम्स आएगा, बट मोटा मोटा चलिए मैं इसको 38 भी अगर लिख दूं तो भी आप समझिए मोटा मोटा इतना गुना जो है है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 40 के ऑर्डर का डिफरेंस, इतना टाइम्स जो है स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की दो सेम ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, है ना। तो ये हुआ एक, ये आपने देखा कि कितना ज्यादा मैसिव है स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। एक और देखते हैं, अब वही दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। अब मान लीजिए ये दोनों 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे है, ये आपको पता होगा आई होप कि सिंबल ये होता है एंगस्ट्रॉम का होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स, है ना, फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब इनको दोनों के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे कितना एक्सेलरेट हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक्सेलरेशन मैं लिखता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन। देखिए इसको मैं लिख देता हूँ, ये कितना होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन जो इस पर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19
मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ Q1 Q2 था ना, QE Q3, और जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यही है। मैं सारी की सारी चीजें SI यूनिट में लिख रहा हूँ, इसलिए मैं यूनिट बार बार नहीं लिख रहा हूँ। आपको फाइनली ये जो यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा ये, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज यहाँ लिखी गई है वो SI यूनिट में है ना, इसलिए यूनिट के साथ कंसिस्टेंट रहना काफी जरूरी है कैलकुलेशंस में। अगर मैं एक वैल्यू ग्राम में ले रहा होता CGS में, मतलब दूसरा SI में ले रहा होता, तो यूनिट यहाँ गड़बड़ा जाता मेरा, ठीक है। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। तो तो इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? मैंने सब कुछ सही लिखा है ना? हाँ, राइट। तो ये 9 से अप्रोक्सीमेटली 9.1 कैंसिल हो जाएगा। 1.6 इंटू 1.6 कितना होगा? 16 का स्क्वायर, वो कितना होता है? कर दीजिए कैलकुलेट। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, बट मैं आपकी सहूलियत के लिए कर दे रहा हूँ। 96 और 16, 256। तो ये हो जाएगा 2.56 टाइम्स। अभी ऑर्डर कितना आ गया? 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना होगा, है ना, एक्सेलरेशन इसका। और अगर इन दोनों के बीच में हमें ग्रेविटेशन भी देखना है, ग्रेविटेशन के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, तो उसके कारण कितना एक्सेलरेशन होगा, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रॉन अगेन सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो एफ जी टाइम्स एम ई, है ना। एफ जी कितना है? जी जी कितना था? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम ई एम पी था, तो एम ई अगर हम लिखेंगे और एम पी, है ना। एक मिनट, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ किया है। ओके, यहाँ ओके, यहाँ एक गलती हुई है मेरे से। मैंने इस वाले कैलकुलेशन में फोर्स सही से नहीं लिखा। आर स्क्वायर तो मैंने लिया ही नहीं। एफ ई जो होगा वो हो जाएगा आपको 9 इंटू 10⁻⁹ टाइम्स 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो मैं भूल ही गया था। तो आर स्क्वायर है वन एंगस्ट्रॉम है डिस्टेंस, तो 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10 ये तो है ही, और इसके साथ यहाँ पे ये एम ई आएगा। एम ई है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो चलिए, इतना पार्ट तो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया ही था ना। ये कितना आया था आपको? अप्रोक्सीमेटली 2.56 टाइम्स 10⁻² आया था, ठीक है। और ये जो बाकी बचा वो है 10⁻⁻20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 2.56 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको मैं एक कंपैरिजन के लिए बता रहा, आप ध्यान दीजिए कि आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होता है? रफली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू लेने जाएंगे टू डिजिट्स में, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट करने के लिए मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहाँ वो 10 मीटर, मतलब अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है, अपने सेंटर की तरफ जो अर्थ पुल कर रही है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। लेकिन वो सेम ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज पार्टिकल्स की तरफ जो है या उसके अगेंस्ट जो है एक्सेलरेट हो रहा है 2.10⁻22 के ऑर्डर पे। तो 10⁻21 टाइम्स है एक्सेलरेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाले तो, अगर आपको इन्हीं दोनों, ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन है और ये अर्थ है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ के सेंटर पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की तरफ के उससे एक्सेलरेट हो रहा है। और यही जो है दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्रोटॉन, है ना।
यहाँ मैं प्रोटॉन लिख रहा हूँ, इसके तरफ एक्सेलरेट जो हो रहा है वो 10⁻22 के ऑर्डर पे हो रहा है एक्सेलरेट, है ना। तो कितना ज्यादा हुआ। अगर आपको फिर भी ये पता करना है कि ये दोनों के बीच में भी तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स के कारण कितना अट्रैक्शन है, एक्सीलरेशन है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा। अगेन मैं एक्सीलरेशन लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल बाय प्रोटॉन। तो वो देखिए कितना होगा, जी मतलब 6.67 इंटू 10⁻, 10⁻ कितना होगा, -11 था ये, टाइम्स MP डिवाइडेड बाय R² यानी कि 10⁻−10 इंटू 10⁻−10 और डिवाइडेड बाय ME। यही तो होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। वही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। ME तो आपका कैंसिल ही हो गया। इधर कितना बचा आपका, 6.67 इंटू 10⁻−11 और ये था 1.67 इंटू, ये मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, 10⁻−27 kg डिवाइडेड बाय 10⁻−20 है, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ऑर्डर वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे तो इसको 7 मान लीजिए, इसको यदि 7 मान रहे हैं तो इसको 1.5 मान लीजिए, है ना, रफली। तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 7 इंटू 1.5 कितना होगा, 10.5, है ना। और इधर कितना बचेगा, ये 10⁻, कितना हो जाएगा ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा -7 यहाँ, और 10⁻−18, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये देखिए, ये एक्सेलरेशन का ऑर्डर आया है 10⁻−18 और इस एक्सेलरेशन का ऑर्डर था 10⁻22। तो आप देखिए दो ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसके बीच में जो एक्सेलरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हो रहा है 10⁻22 के ऑर्डर पे। और जो एक्सेलरेट हो रहा है ये सेम इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हो रहा है 10⁻−18 के ऑर्डर पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ भी एक्सेलरेशन का भी जो डिफरेंस है ऑर्डर का, वो लगभग 40 का है ना। मतलब एक्सेलरेशन भी 40 गुना ज्यादा है। एक्सेलरेशन caused by the electrostatic force is 40 times the acceleration caused by the gravitational force between the two same objects। तो समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना मैसिव होता है ना। अब याद कीजिए, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या कहा था कि आप में इतनी ताकत है और मुझ में इतनी ताकत है कि जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, मतलब हम इतना फोर्स लगा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि ग्रेविटेशनल पुल के तुलना में बहुत ज्यादा होगा। मतलब ग्रेविटेशनल पुल, वो वाला ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ जितना मैसिव ऑब्जेक्ट जो है वो लगा रहा है। अब देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे टेबल पे ये नोटबुक पड़ा हुआ है। अब ये टेबल पे जब रखा हुआ है तो, या कभी भी हवा में भी है तो भी, अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें। आपको इस टेबल पे से उठाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जितना है उसको तो ओवरकम करना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं देखिए इसको उठा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इस पे उतना फोर्स लगा रहा हूं जो कि ज्यादा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स से जब ये टेबल पर रखा हुआ था। और अभी यहाँ पे ये स्टेबल है, तो अगेन मैं इस पे उतना फोर्स लगा रहा हूं जो कि बैलेंस कर दे रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो मैं कैसे फोर्स लगा रहा हूं, तो मैंने जब इसको टच किया तो मेरे हैंड में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं और इस कॉपी के सरफेस पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जनरेट होता है, और उस इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के कारण जो है ये एक फोर्स इसके बीच में लग रहा है ना। इसी प्रकार से जब आपने वो क्लासिक एग्जांपल तो जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना ही होगा, कि जब आप कॉम को अपने हेयर से पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। और जब कागज से कुछ टुकड़े आप ले लीजिए और फिर उसको पास लेकर के जाइए, टच नहीं कराना है उस कॉम्प को जिसको आपने अपने हेयर से पास कराया है,
तो उस फॉर्म को अगर आप लेकर के जाएंगे, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं कागज के, तो वो कागज अट्रैक्ट होने लगता है, मतलब ऊपर आने लगता है टुवार्ड्स द कॉम। मतलब ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है। अब जब कागज भी जो है उसके ऊपर भी ग्रेविटी का फोर्स लग ही रहा है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना है कि the gravitational force exerted on the pieces of paper due to entire earth is overcome by the electrostatic force applied by a small comb। तो आप एप्रिशिएट कीजिए इस चीज को, ये चमत्कार है एक तरह का। अगर आप नहीं जानते हैं फिजिक्स को तो चमत्कार है, अगर आप फिजिक्स को जानते हैं तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि ये नेचर है। ठीक है। फिजिक्स क्या है? नेचर की स्टडी है। नेचर में जो फिनोमिना होता है उसको जब हम स्टडी करते हैं तब उस स्टडी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। एनीवे, आई होप कि अभी तक आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर आया होगा। तो ये टॉपिक तो हो गया खैर हमारा। अब सुपरपोजिशन देखते हैं। अब देखिए सुपरपोजिशन है, इसको मैं पहले जो मैंने लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन वो पहले पढ़ देता हूं, आपको समझा देता हूं, फिर इसको थोड़ा और इलेबोरेट हम लोग करेंगे। ठीक है, कि क्या इंटरप्रिटेशन हुआ यहाँ पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है जिसमें n पॉइंट चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन अप टू Qn, तो टोटल कितने पॉइंट चार्जेस हुए? n पॉइंट चार्जेस जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और उन सब का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन अप टू Rn है। और ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर जो है विथ रिस्पेक्ट टू अ कॉमन ओरिजिन। आपने क्लास 11 में पोजीशन वेक्टर में पढ़ा होगा कि पोजीशन वेक्टर जब हम डिफाइन करते हैं तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से जो उसकी दूरी होती है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, उसको हम लोग उसका अलोंग जो वेक्टर होता है उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। एनीवे, तो मैं क्या कह रहा था कि एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है जिसमें n पॉइंट चार्जेस हैं और सबका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कि उनमें से किसी एक पे, मान लीजिए Q1 पे, जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ड्यू टू ऑल अदर पॉइंट चार्जेज, वो वेक्टर सम होगा किसका? जो वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। मतलब कोई पॉइंट चार्जेस है, मान लीजिए Q1, उस पे सारे के सारे जो अलग पॉइंट दूसरे पॉइंट चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। Q2 कुछ फोर्स लगाएगा, Q3 कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q4 कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसी प्रकार से सो ऑन। तो उन सारे फोर्सेस का कोई ना कोई नेट होगा। तो वो नेट वैल्यू जो है वो Q2 ने कितना लगाया फोर्स, प्लस Q3 ने कितना लगाया फोर्स, प्लस Q4 ने कितना फोर्स लगाया, एंड सो ऑन अप टू प्लस Qn ने कितना फोर्स लगाया। मतलब वेक्टर सम इन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का जो होगा वो मिलके नेट फोर्स होगा, जो Q, मान लीजिए Q1 को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो Q1 पे लगेगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको सरल शब्दों में यदि समझे तो मान लीजिए सिस्टम में 3 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। तो Q1 पे Q2 भी फोर्स अप्लाई कर रहा है और Q3 भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जो Q2 के द्वारा अप्लाइड फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है कि Q3 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। सारे इंडिविजुअल फोर्सेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब Q2 जब Q1 से इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि कूलॉम फोर्स लगा रहा है, तब उसको इस बात से मतलब नहीं है कि सिस्टम में Q3 भी है, Q4 भी है, वो क्या कर रहा है। उससे Q2 को मतलब नहीं है। उसको जो फोर्स लगाना था वो उतना ही फोर्स लगा रहा है। वो तब भी उतना ही लगाएगा जब बस Q2 था और Q1 थे सिस्टम में, और तब भी उतना ही फोर्स वो फोर्स सेम रहेगा जब Q3 भी आएगा तो, है ना। लेकिन F1 पे, Q1 पे जो टोटल फोर्स है वो जरूर सम हो जाएगा Q2 के द्वारा लगाए हुए फोर्स का और Q3 के द्वारा लगाए हुए फोर्स का। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एग्जाम्पल में मैंने यहां लिखा है कि कंसीडर, वही कि F1 आप कंसीडर कीजिए। F1 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन Q1। तो फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ F12। F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस
F13 यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 प्लस so on अप टू प्लस F1N यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn। ठीक है, यही आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग डायग्राम्स के साथ समझते हैं। अब यहाँ क्या है, मैंने लिखा है कि कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3, जैसा कि मैं भी कह रहा था, तो Q1, Q2, Q3 हैविंग पोजीशन वेक्टर्स R1, R2 एंड R3 विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O एज शोन बिलो। अब देखिए यहाँ एक ओरिजिन O है ना, और Q1 है यहाँ पे, Q2 यहाँ पे है और Q3 यहाँ पे है। तो मैंने सारे पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए हैं। जो Q1 जहाँ पे है, Q1 पॉइंट चार्ज जिस पोजीशन पे है, उस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर जो है वो R1 है, जो कि यहाँ ड्रॉन है। उसी प्रकार से Q2 जहाँ पे है, जिस पोजीशन पे है, उस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 है, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। और इसी प्रकार से R3 को यहाँ ड्रॉ किया है, जो कि Q3 का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो Q1 पे जो नेट फोर्स होगा वो मान लीजिए F1 है। ठीक है, F1 है। तो देखिए Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगाएगा, F12, जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, F12। और उसी Q1 पे Q3 कितना फोर्स लगाएगा, F13, जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। तो दोनों फोर्सेज का तो Q1 पे नेट फोर्स कितना होगा, इन दो पैरेललोग्राम से आप निकाल, पैरेललोग्राम लॉ जो है वेक्टर एडिशन का, उसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे नेट फोर्स आपका F1 पे आ जाएगा। ये हमने डायग्रामेटिकली समझा। अब चलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के सहारे समझते हैं। याद कीजिए पिछले लेक्चर में जब हम लोग कूलॉम फोर्स पढ़ रहे थे, तो हमने ये इस तरह का एक्सप्रेशन देखा था कि F12 यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, F12 इज इक्वल टू 1 बाई, अगर मीडियम जो है वो वैक्यूम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21, यानी कि इन दोनों Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर टाइम्स R21 यूनिट वेक्टर। यानी कि यहां देखिए ये Q1 है, ये Q2 है, तो F12 जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको मैंने R21 बोल दिया, उसका स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे पता लगेगा, तो वो यूनिट वेक्टर जो कि Q2 से Q1 की तरफ हो, क्योंकि फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है, Q2 कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर हम कौन सा देंगे, वो यूनिट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में हो, Q1 से Q2 के दिशा में जो डिस्टेंस वेक्टर है, उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, उसको हम लोग लेंगे। तो R21 वही वाला यूनिट वेक्टर है, मतलब R21 जो है वो है R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21। यूनिट वेक्टर का यही डेफिनेशन होता है कि किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर हमें यूनिट वेक्टर लेना है, तो हम उस वेक्टर से डिवाइड कर देते हैं उस वेक्टर का अपना खुद का मैग्नीट्यूड। तो जैसे कि वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए कोई वेक्टर A है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि A का मैग्नीट्यूड है ना, A का मैग्नीट्यूड जो होगा वो, और टाइम्स इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा ये होगा। ठीक है, ऐसे ही तो हम लोग डिनोट करते हैं ना। तो यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, और ये इट इज दिस यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर A इटसेल्फ, है ना। तो वही वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो R21 जो यूनिट वेक्टर है वो ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब इस चीज को देखिए आगे हम लोग कैसे लिखते हैं, R21, तो अगेन यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर। अभी तक तो सेम है। यहाँ देखिए R21 को हमने यहाँ पे लिखा है R21 इज R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2। क्या मतलब हुआ, यहाँ देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल देखिए, है ना, ये वाला ट्रायंगल देखिए आप। इस ट्रायंगल में देखिए मैं यहाँ फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये है ट्रायंगल। तो ये यहाँ पे R21 है,
है ना, R21 है, और ये कितना है, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, यही ट्रायंगल मैंने फिर से ड्रॉ किया है। अब आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना होगा, R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1। आप क्लास 1 में आपने जरूर पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसके अकॉर्डिंग R21 कितना हो गया, R1 माइनस R2। ठीक है, तो R21 यही वाला तो है, R21 एक डिस्टेंस वेक्टर जो Q1 से Q2 सॉरी Q2 से Q1 की डायरेक्शन में हो, है ना। अब हमें इसी डायरेक्शन में R21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से ही इसको डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि R21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू R21 डिवाइडेड बाय मॉड R21। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R21 को भी हमने जस्ट फाइंड आउट किया है, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर, मतलब R21 का मैग्नीट्यूड। यही बात हमने यहाँ लिखी है ना। तो वही R1 माइनस R2 कितना है, सॉरी R21 कितना है, R1 माइनस R2, तो वही मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया है। तो R21 स्क्वायर क्या होगा, इसी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो है R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड इंटू R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब हो गया यहाँ डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से आपको F12 मिल गया, है ना। अब इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल को, जब आप देखेंगे इस वाले ट्रायंगल को जब आप देखेंगे तो आपको R1 ये F13 भी मिल जाएगा, जिसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, है ना। F13 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 इंटू R1 माइनस R3 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R3 का क्यूब, ये हो जाएगा। तो हमें फोर्स ऑन चार्ज Q1 निकालना था, जो कि वेक्टर सम था फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, है ना। तो F12 प्लस F13 भी यहाँ निकाल दिया और F23 भी यहाँ निकाल लिया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें F1 मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। Therefore F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13। अब यहाँ हमने दोनों टर्म्स को लिख लिया, F12 और F13 दोनों को सम करेंगे तो हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, जिसको हमने समेशन वाला जो नोटेशन होता है उस फॉर्म में लिखा है ना। तो ये तो चार्ज ऑन चार्ज Q1 था, सॉरी हाँ, ये तो था फोर्स ऑन चार्ज Q1 जब सिस्टम में टोटल 3 चार्ज थे, Q1 Q2 और Q3। तब क्या होगा जब सिस्टम में n पॉइंट चार्जेज हैं, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 कितना होगा। तो इसी नोटेशन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 तो यहाँ कॉमन ही था। देखिए दोनों फोर्सेस में Q1 और Q1 यहाँ कॉमन था, इसलिए Q1 यहाँ बाहर आ गया था, तो यहाँ भी Q1 बाहर आ जाएगा। अब ये सिग्मा I2 to N, यहाँ भी 2 to 3 था, यहाँ 3 की जगह हमने N डाल दिया है, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेज जो है वो N है सिस्टम में, है ना। और उसमें से Q1 पे तो हम निकाल ही रहे हैं, इसलिए समेशन में I इज इक्वल टू 1 to N नहीं होगा, क्योंकि चार्ज Q1 अपने ऊपर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, वो तो दूसरे चार्जेस पे, मतलब हाँ, तो उसके ऊपर तो दूसरे चार्जेस जो है फोर्स लगाएंगे, इसलिए यहाँ I जो है 2 to N आया है। और अगेन QI और ये सारे टर्म्स हो गए, R1 माइनस RI डिवाइडेड बाई R1 माइनस RI का क्यूब। ठीक है, तो इसमें आप I की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 वाला टर्म आ जाएगा, F12 आपको मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा जब I इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो F13 मिल जाएगा, प्लस जब I इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो प्लस F14 मिल जाएगा, एंड इसी प्रकार से सो ऑन हो जाएगा। तो आपको फाइनल ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। अब है कि हमें भाई 1 2 ये सब नहीं करना है, तो जनरली लिख लीजिए कि जनरली द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्जेस Q प्राइम। एक सिस्टम है जहां पे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं,
उनमें से किसी एक पॉइंट चार्ज को हमने पकड़ा Q, और उस पे हमको बताना है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा बाकी सारे और चार्जेस के द्वारा लगाया गया। तो अगेन यही जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है एक्सप्रेशन, उसका एक वर्जन ये है कि F on charge Q is 1 by 4 pi epsilon naught times that same charge Q, and then sigma sum over all other point charges, Q खुद के अलावा जो बाकी सारे पॉइंट चार्जेस हैं वो, और इस वाले टर्म के ऊपर सिग्मा हो रहा है। ये जो टर्म है टोटल Q प्राइम टाइम्स R माइनस R यहाँ क्या है, पॉइंट चार्ज Q का पोजीशन वेक्टर है, मतलब जिस चार्ज के ऊपर हमें जो कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है, और R प्राइम क्या है, जो भी अलग दूसरे चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल होता है उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने उसका क्या होगा वो देखा। तो आई होप कि आपको ये अभी तक जो है बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब इसको एक प्रॉब्लम से हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा एक प्रॉब्लम को। तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम जो है वो कह रहा है कि देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q। देखिए यहाँ प्लस Q बोल दिया है। ईच आर केप्ट एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। मतलब कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर हो, तो वो हो जाएगा, तो वो दिया हुआ है साइड लेंथ जो है वो L है। जब एक मैं और बता दे रहा हूँ, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो सारे एंगल जो इंटरनल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, है ना। तो टोटल जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक, दूसरा है, हमें पता क्या करना है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट इट्स सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में का एक वैसा पॉइंट जहां से तीनों वर्टिसेस के डिस्टेंस जो है बराबर हो, है ना, उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। ये सब क्लास 9th और 10th की चीजें हैं, ठीक है ना, आपको ये सब चीजें अभी तक याद होनी चाहिए। एनीवे, तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट इट्स सेंट्रॉइड सो दैट द चार्जेस एट द वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड पे एक चार्ज डाल दिया, जो सारे वर्टिसेस है उस पर तो प्लस Q है ना, प्लस Q प्लस Q प्लस Q। और सेंट्रॉइड क्वेश्चन है कि सेंट्रॉइड पे हम कौन सा चार्ज डालें, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस चार्ज होगा, ताकि जो जितने भी चार्जेस हैं वर्टिसेस पे वो इक्विलिब्रियम में हो। चलिए इस प्रॉब्लम को हम पिक्टोरियली ड्रॉ कर लेते हैं ताकि मोटा मोटा पिक्चर हमारे सामने आ जाए। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस Q है, यहाँ भी प्लस Q है, और यहाँ भी प्लस Q है, यही है प्लस Q। ईच आर केप्ट एट द वर्टिसेज, है ना, और साइड लेंथ जो है वो L है, मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे L L L। मैं इन सब का नाम भी दे देता हूँ, वर्टिसेस का ट्रायंगल जो है उसका नाम ABC है। ठीक है, ABC। अब कह रहा है कि इसके सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड जैसा मैंने कहा, सेंट्रॉइड एक वो पॉइंट होता है जिससे सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो, है ना। इस सेंट्रॉइड को मैं नाम दे रहा हूं G। इस सेंट्रॉइड पे एक हमने पॉइंट चार्ज डाला, मान लीजिए कैपिटल Q। तो हमसे पूछा गया है कि ये कैपिटल Q कितना होगा, ताकि जो A पे जो पॉइंट चार्ज है वो भी, B पे जो पॉइंट चार्ज है वो भी, और C पे जो पॉइंट चार्ज है वो भी, ये तीनों इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, कि नेट फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 एट द वर्टेक्स A शुड बी 0। मतलब यहाँ जो Q1 है, यहाँ पे ये जो प्लस Q जो है, उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। नेट फोर्स के मतलब टोटल फोर्सेस कौन कौन से होंगे, देखिए इस पे एक फोर्स तो ये होगा, जो ये जो B पे जो पॉइंट चार्ज है वो लगा, मैं इसको FB कह दे रहा हूँ, है ना, एक फोर्स ये होगा। अब देखिए मैंने इसको इधर ड्रॉ किया है क्योंकि ये रिपल्सिव इन नेचर होगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है
कि ये चार्ज भी प्लस क्यू है, ये चार्ज भी प्लस क्यू है ना। तो चूंकि दोनों प्लस चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए फोर्स जो होगा इस पे वो इस डायरेक्शन में होगा, अवे होगा फ्रॉम बी। इसी प्रकार से दूसरा फोर्स जो क्यू पे लगेगा यहाँ पे, वो फोर्स लगेगा इस ये जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू एट वर्टेक्स सी, उसके कारण मैं इसको भी नाम दे दे रहा हूं। मान लीजिए अब मैंने इसको नाम दे दिया एफ सी, ठीक, एफ सी नाम दे दिया। तो ये तो दो फोर्सेस होंगे। तीसरा फोर्स एक और भी होगा, वो इसके कारण होगा, इस कैपिटल क्यू के कारण। तो ये जो टोटल फोर्स होगा एफ क्यू, है ना, एफ क्यू प्लस एफ सी प्लस एफ बी, ये तीनों का जो नेट सम है शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब हमारा कंडीशन ये बन रहा है कि एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ क्यू शुड बी इक्वल टू जीरो। तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। ये कहा गया है कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अभी मैंने एफ क्यू जो है वो ड्रॉ इसलिए नहीं किया है कि हमें नहीं पता है कि एफ क्यू का क्या डायरेक्शन होगा। एक बात तो तय है कि एफ क्यू का डायरेक्शन या तो इधर होगा, या तो इधर होगा, या इधर कुछ होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे, मतलब इस लाइन के अलोंग ही होगा, क्योंकि याद कीजिए कि एक था कि सेंट्रल फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जो फोर्स होगा स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में, दैट फोर्स विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट चार्ज। तो या तो इस लाइन के अलोंग होगा या इस लाइन के अलोंग होगा। जो भी होगा हम आगे देखेंगे, अभी हमें नहीं पता है कि किधर होगा, इसलिए मैं अभी जो है ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी हमने छोड़ दिया। तो चलिए पहले एफ बी और एफ सी को कंसिडर करते हैं। अब देखिए एफ बी और एफ सी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, वो तो नहीं चेंज होगा, है ना। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने क्या, ये एफ, यहाँ एफ सी होगा, है ना। तो एफ बी कितना होगा, मैं अभी बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। डायरेक्शन तो आपको पता ही है कि ये डायरेक्शन के अलोंग है ना। तो एफ बी जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्जेस स्मॉल क्यू ही हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। तो क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना है, डिस्टेंस कितना है, एल है यहाँ पे, एल स्क्वायर। ये होगा एफ बी। यही चीज जो होगा एफ सी भी होगा, क्योंकि वही दोनों सेम ही है ना। यहाँ भी देखिए सी पे जो पॉइंट चार्ज है वही प्लस क्यू है, और ए पे जो पॉइंट चार्ज है वो भी प्लस क्यू है। डिस्टेंस भी दोनों के बीच का एल ही है। तो ये दोनों फोर्स एफ बी और एफ सी का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा, यानी कि एफ बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी। ठीक, एक बात ये हो गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका आपने पढ़ा होगा, आप याद कीजिए। इस तरह ये जो एंगल होगा ये भी 60 डिग्री होगा, है ना। ये तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि क्यों होगा। स्ट्रेट लाइन जो हम लोग पढ़ते थे ज्योमेट्री में, क्लास शायद 9th में पढ़ा होगा या 10th में, मुझे ठीक से नहीं याद है। अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इन दोनों फोर्स जो है एफ, अभी मैं क्या कर देता हूं कि एफ बी प्लस एफ सी, ये दोनों फोर्स जो होगा, मान लीजिए मैं एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, इसको मैं लिख दे रहा हूं एफ के बराबर। तो यहाँ ये हो गया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो होगा इसका, मतलब एफ बी प्लस एफ सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, वो कितना होगा। तो पैरेललोग्राम से लॉ से क्या होगा, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन एफ बी एफ सी, तो कॉस 60 डिग्री है, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो एफ बी और एफ सी तो बराबर है ना। तो मैं दोनों को क्या एक काम करता हूँ, दोनों को मैं एफ बी ही लिख देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी स्क्वायर, और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होगा आपको 1/2, ठीक है। कॉस 60 होता है 1/2 स्क्वायर रूट, है ना। तो ये 1/2 और 2 तो कैंसिल हो गए आपके।
तो ये कैंसिल हो गया आपका। तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया, ये मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 FB स्क्वायर इज इक्वल टू √3 FB, जहां पे FB कितना है, इज इक्वल टू √3 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी था ये क्या था, Q²/L², ये था। ठीक है, ये आपका एक फोर्स ये आ गया, मतलब FB और FC का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, √3 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/L²। अब है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। इसका डायरेक्शन जो होगा, आपको पैरेललोग्राम लॉ से अगर आप देखेंगे, अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये होगा, मतलब दैट विल बी अलोंग दिस लाइन, दैट विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड A, है ना। तो आपको इन दोनों के बीच का ये मिल गया, मतलब ये FC और FB का रिजल्टेंट मिल गया, है ना। तो टोटल क्या होना था, FB प्लस FC प्लस FQ 0 होना था। तो FB प्लस FC तो आपको ये वाला मिल गया, तो आपको ये वाला फोर्स प्लस जो फोर्स FQ है उसको होना है 0। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, मतलब FB प्लस FC जो है अलोंग दिस वन है, तो FQ जो होगा वो अलोंग दिस डायरेक्शन होगा, फ्रॉम A टू G होगा, है ना। तभी तो एक कंडीशन, मतलब एक तो है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तभी तो फोर्स 0 होगा ना। तो FB प्लस FC आपका ये मैग्नीट्यूड है और इट इज अलोंग GA, अलोंग GA, ठीक है। तो FQ क्या होगा, FQ should have the same magnitude as FB plus FC and it will be along AG, so that total FB plus FC plus FQ is 0। तो हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। अब डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया, तो अगर मान लीजिए जो A पे पॉइंट चार्ज प्लस Q है, उस पे कैपिटल Q अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मतलब अपनी तरफ लगा रहा है, तो ये फोर्स तो अट्रैक्टिव हो गया। अब अट्रैक्टिव फोर्स कब रहेगा, जब ये प्लस Q है तो इस Q को नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना, तभी तो अट्रैक्टिव होगा। एक दो पॉइंट चार्ज है, उसमें से एक पॉजिटिव, दोनों के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो जो ये स्मॉल Q है, तो ये प्रॉब्लम में ही दे रखा है कि ये पॉजिटिव है, इसलिए जो ये फोर्स सेंट्रॉइड पे जो फोर्स है वो आपका ये होना चाहिए नेगेटिव, है ना। तो हमने फोर्स चार्ज की पोलैरिटी पता कर ली कि नेगेटिव होगा। अब है कि ये फोर्स जो था FB प्लस FC वो इस फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो ये फोर्स कितना होगा, जो आपका फोर्स FQ है, FQ जो है वो मैग्नीट्यूड में कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। मैग्नीट्यूड, अभी मैं मैग्नीट्यूड ही बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे मैं वो नहीं ले रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहा हूँ, बाई R²। R यहाँ पे क्या है, मतलब R इज द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल Q एंड कैपिटल Q, है ना, ये डिस्टेंस। अब याद कीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स का सेंट्रॉइड से कितना डिस्टेंस होता था, साइड लेंथ डिवाइडेड बाय √3, ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रॉब्लम में R² हो गया L/√3², ये FQ का मैग्नीट्यूड है। इट शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, FB प्लस FC, ठीक है। FB प्लस FC का मैग्नीट्यूड अभी हमने जस्ट निकाला है। तो देयरफॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई L/√3² शुड बी इक्वल टू, ये कितना पाया था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/L² और √3 भी था ना, हाँ √3 इंटू √3। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कैंसिल हो गए, इस Q से एक Q भी कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर हमें क्या मिला, Q इक्वल टू Q/L² √3, है ना, इंटू L² बाई √3 का स्क्वायर, ये हो गया। L² भी कैंसिल हो गया,
और हमें बचा 1/√3 Q। देयरफॉर Q जो हमें सेंटर पे जो Q डालना है सेंट्रॉइड पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा दिए गए चार्जेस से 1/√3 टाइम्स होगा, है ना। और उसकी पोलैरिटी क्या होगी, वो नेगेटिव होगा। तभी जो है वो सिस्टम जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में होगा। जो जो पॉइंट चार्जेस वर्टिसेज में है वो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो देखा आपने कि सुपरपोजिशन, यहाँ हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही यूज किया है, क्योंकि यहाँ देखिए हर जगह हर स्टेप पे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया है कि जो क्यू ए पे क्यू बी जो चार्ज लगाएगा एफ बी, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय क्यू सी ऑन क्यू ए एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही आपने यूज किया है। पहले एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, ऐसा किया आपने, है ना। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही यूज है। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल बेझिझक जो है कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप बताइए। और फिजिक्स को काफी मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़िए। आप मेरे साथ साथ यदि न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से फिजिक्स जो है समझ में आने लगेगा, और जो भी आपके मन में फियर है फिजिक्स के प्रति वो दूर होता जाएगा। मैं अभी जो है तत्काल जो है वो मैथमेटिक्स भी कवर कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स में भी अगर आपको प्रॉब्लम है क्लास 11th और 12th के लेवल पे, तो भी आप इसी चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो आप जाके जो भी पार्ट्स अभी वहाँ पे कवर हुए हैं क्लास 11 और 12 के मैथमेटिक्स के भी, वो भी जरूर जाके देखिए चैनल पे। आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा, है ना। और फिजिक्स तो आप देख ही रहे हैं। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।